Hello all, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department in GPC झुंझुनू। आज हम ME 309 की यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। तो पिछले यूनिट में हमने एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आता है। इसके बारे में ब्रीफ में हम कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे कॉस्ट के जो एलिमेंट हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है वो देखते हैं। जैसा आपको सबको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर मेन ये है कि उसमें कौन सा मटेरियल लगा है, कौन से मटेरियल से वो बनता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो लेबर है उसकी जो पेमेंट दी जाती है वो इंक्लूड होती है। इसके अलावा और भी जो खर्चे होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब मिलाकर टोटल कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो यही जो है मेन जो प्राइम ग्रुप्स है, कॉस्ट को जिन प्राइम ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, सामग्री लागत, श्रम लागत और अन्य व्यय। ठीक है, आगे इन्हें भी आगे फर्दर सब क्लासीफाई किया गया है। मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रत्यक्ष सामग्री खर्चे, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। इसी प्रकार लेबर कॉस्ट को किया गया है आगे सब क्लासीफाई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत एवं अप्रत्यक्ष श्रम लागत। और अन्य व्यय हैं उन्हें भी आगे सब क्लासीफाई किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एवं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय एवं अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, तो जो कॉस्ट है बेसिकली उसको जो तीन एलिमेंट्स हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे सब क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं आपके, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, चाहे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन्हें हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। जो बेसिकली आप फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ऊपर ही वह पढ़ते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो सब मिलके ओवरहेड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार जो मटेरियल कॉस्ट है वह कॉस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, या हम बोल सकते हैं किसी भी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री, जो मटेरियल उपयोग में लाया जाता है उसे लागत का प्रथम तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार जो किसी भी वस्तु के निर्माण में जो श्रम लागत लगती है वह उसका दूसरा तत्व माना जाता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और अन्य व्यय हैं, अदर एक्सपेंसेस है, दोज आर कॉल्ड थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो मटेरियल फर्स्ट एलिमेंट हो गया, लेबर सेकंड एलिमेंट और अदर एक्सपेंसेस है वो थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट होता है तो किसी भी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जाती है, जो बेसिकली मेन मटेरियल जो यूज़ में लिया जाता है वो मटेरियल कॉस्ट के अंदर वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो मटेरियल कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली मटेरियल को यदि कोई सामग्री पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई को प्रभावित करती है तो वह सामग्री लागत उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहलाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर जो कॉस्ट सेंटर है या कॉस्ट यूनिट है उस पर जो चार्ज करती है वो उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। हम पर्टिकुलर जो सेंटर है जहाँ पे वर्क चल रहा है या जो यूनिट है जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उस पर जो मेन मटेरियल, जो मेन सामग्री यूज़ में ली जा रही है और उसका हम रिकॉर्ड रख रहे हैं अपने पास में अलग अलग हर यूनिट का, तो वो उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और जिस रॉ मटेरियल का, जो मटेरियल का हम रिकॉर्ड नहीं रख पाते लेकिन वो प्रोडक्ट के निर्माण में हेल्पफुल होती हैं जो मटेरियल, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो आप किसी कपड़े की मिल है कोई, जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है तो वहाँ पे जो सूत यूज़ में कर रहे हैं, धागा है जो कपड़ा यूज़ बनाने में यूज़ किया जाता है, वो उसकी प्रत्यक्ष सामग्री लागत होती है क्योंकि वो मेन मटेरियल है। ठीक है, सूत है, सूत के बिना कपड़ा नहीं बन सकता है, उसके बिना काम संभव ही नहीं है, जिस मटेरियल के बिना, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आता है। तो सूत के बिना कपड़ा नहीं बन सकता, तो सूत है वो प्रत्यक्ष सामग्री लागत होती है। जबकि जो मशीन है जहाँ पे कपड़ा बन रहा है उसमें लगने वाला जो तेल है, ग्रीस है, वो अप्रत्यक्ष सामग्री के अंदर माना जाता है क्योंकि ये हेल्पफुल होते हैं कपड़े बनाने में।
ठीक है। इसीलिए जो वस्तु निर्मित वस्तु का भाग बन जाती है या जो उसका मेन पार्ट होती है वह उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड होती है, जबकि जो केवल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल होती है जो मटेरियल, वो उसकी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड होती है, वो उसका अप्रत्यक्ष सामग्री लागत के खर्चे में आती है। जो प्रत्यक्ष सामग्री लागत है उसका अलग अलग हर लागत केंद्र पर हिसाब रखा जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष सामग्री लागत है उसका हिसाब हर केंद्र पर अलग अलग नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह केवल निर्माण में सहायता प्रदान करती है और इसमें एनर्जी और समय और टाइम आपका स्पेंड होता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड अलग से नहीं रखा जाता है और वो कम कॉस्ट की होती है जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। जबकि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है मेन एलिमेंट वही है, तो वो खर्चीला होता है, वो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसका हर यूनिट पे हर सेंटर पे उसका अलग अलग रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखा जाता है। अब हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं इसे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामग्री लागत को। माना ए, बी और सी 3 बिल्डिंग्स हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। तो बिल्डिंग ए के जो बिल्डिंग्स बनती हैं मेन एलिमेंट उनमें क्या है, ईंट है। ईंट के बिना बिल्डिंग बन नहीं सकती है। तो तीनों के लिए कुछ कुछ ईंटें मंगाई गई हैं जिनका रिकॉर्ड रखा गया है। बिल्डिंग ए के लिए 20,000 ईंटें, बी के लिए 10,000 ईंटें, जबकि बिल्डिंग सी के लिए 40,000 ईंटें मंगाई गई हैं। तो ये और ईंटों की कॉस्ट है वो 10,000 रुपये पर 1000 ब्रिक्स है। 1,000 जो ईंटों की कॉस्ट वो 10,000 रुपये है, तो पर ईंट हो गई 10 रुपीज़। तो अकॉर्डिंगली फॉर बिल्डिंग ए के लिए आ गया खर्चा 2 लाख रुपये, बिल्डिंग बी के लिए 1 लाख रुपये और बिल्डिंग सी के लिए 4 लाख रुपीज़। तो ये जो खर्चा है 2 लाख, 1 लाख और 4 लाख जो तीनों बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग रिकॉर्ड रखा गया है, ये डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट हो गई, क्योंकि जो मेन एलिमेंट है बिल्डिंग का वो ईंट है और इसका अलग अलग हिसाब रखा गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत कहलाती है। जबकि तीनों बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो बजरी मंगाई गई थी उसकी कीमत 48,000 रुपये थी और वो बिल्डिंग बी के पास रखी गई है। और बारी बारी से तीनों भवनों के निर्माण में बिल्डिंग ए, बी और सी के लिए वो बजरी यूज़ की गई। तो बजरी है वो कम एक्सपेंसिव है और उसका अलग से कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखा गया है और वो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ की गई है। तो ये अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहलाएगी, इधर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई। और इसका जो खर्चा है वो तीनों बिल्डिंग्स में कोई पर्टिकुलर बेसिस के हिसाब से बराबर बराबर है वो बांट दिया जाएगा। इसी एग्ज़ाम्पल में अगर ब्रिक्स का हिसाब हम अलग अलग नहीं रखते तीनों बिल्डिंग्स के लिए, और तीनों बिल्डिंग्स के लिए ईंटें वो पर्टिकुलर किसी हीप में से, किसी ढेर में से ली जाती, तो वह इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर आती, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती, और उसे तीनों बिल्डिंग्स के अंदर कोई उचित आधार पर सम इम्पॉर्टेंट बेसिस पे हम बांट देते। ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रत्येक भवन पर, प्रत्येक बिल्डिंग पर एक एक बजरी का ट्रक हम अलग अलग डालते और उसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होता कि हर बिल्डिंग में एक एक बजरी का ट्रक लग रहा है, तो वह प्रत्येक बजरी के ट्रक की लागत है वो हर बिल्डिंग के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती। तो बेसिकली क्या होता है, जिसका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन है प्रोडक्ट के लिए कि हर सेंटर पर, हर कॉस्ट सेंटर पे, हर यूनिट पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो वह प्रत्यक्ष खर्चों के अंदर आ गया। और जिसका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन नहीं है कौन सा खर्चा भाई वो पर्टिकुलर उसी में से आपका हर सेंटर पे यूज़ किया जा रहा है, वो आपका अप्रत्यक्ष खर्चे के अंदर आ गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। इन्हीं बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में जो दरवाजे बनाएंगे, डोर्स बनाएंगे, वो लकड़ी के बनेंगे। तो उसके लिए जो लकड़ी खरीदी गई है वो हर भवन के लिए अलग अलग उसका रिकॉर्ड रखा गया है और वह प्रत्यक्ष सामग्री लागत होगी। जबकि जो उसमें लगने वाले कील, पेंच आदि के जो खर्चे हैं वो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत के अंदर आएंगे, इनडायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट के अंदर आएंगे, क्योंकि इनका हिसाब किताब अलग रखने में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है, इसलिए अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स होता है उनका हिसाब है वो, उनका रिकॉर्ड अलग अलग रखा जाता है और वे लागत केंद्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती हैं। हर जो सेंटर है उस पर अलग अलग प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आती हैं। जबकि जो मटेरियल है जो कम कॉस्ट का होता है वो, उनका हिसाब है, उनका रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन नहीं किया जाता,
और वे लागत केंद्रों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम लागत। तो मटेरियल की तरह जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो भी दो क्लासेस में डिवाइड की गई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यदि कोई मजदूरी पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई पर खर्च की गई है तो ऐसा खर्च उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष श्रम लागत डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाता है। और इसी के अलावा यदि किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग कई लागत केंद्रों अथवा कई लागत इकाइयों पर हुआ है और प्रत्येक केंद्र अथवा उसके द्वारा खर्च किए गए समय का हिसाब अलग से नहीं रखा गया है तो उस व्यक्ति का पारिश्रमिक भी लागत केंद्रों अथवा इकाइयों के लिए अप्रत्यक्ष मजदूरी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी वही है कि पर्टिकुलर जो निश्चित लागत केंद्र है या निश्चित जो लागत इकाई है वहाँ पर जो लेबर काम कर रही है उनका रिकॉर्ड रखा गया है उस पर्टिकुलर केंद्र के लिए, उस पर्टिकुलर इकाई के लिए, तो वह उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आ गई। और जबकि कई लागत केंद्रों के लिए जो आपकी मजदूरी यूज़ की जाती है या जो पारिश्रमिक पैसे दिए जाते हैं वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ गई, क्योंकि उसका अलग से हिसाब नहीं रखा गया। 3-4 जगह या जो भी जितने भी आपके लागत इकाइयाँ हैं वहाँ पर यूज़ की जा रही है सभी पे, तो वो एक पर्टिकुलर बेसिस पे उसका पेमेंट किया जाएगा उचित आधार पर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे वो बिल्डिंग बन रही थी ए, बी और सी, जो पिछला एग्ज़ाम्पल देखा था, तो उनमें जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो डायरेक्ट लेबर लग रही है, जो बिल्डिंग बना रही है, बिल्डिंग ए पर लगने वाली लेबर उसके लिए डायरेक्ट लेबर हो गई। बिल्डिंग बी पे लगने वाली जो लेबर है जो उसके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है वो उसकी डायरेक्ट लेबर हो गई। बिल्डिंग सी के कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर यूज़ की जा रही है वो उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आ गई, उनकी पेमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आ गई। जबकि माना तीनों बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर ने किसी इंजीनियर को हायर किया है, तो इंजीनियर है वो तीनों बिल्डिंग्स का सुपरविज़न कर रहा है, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें ऐड करवाना है, जो भी है इंजीनियर का बेसिकली जो काम है टेक्निकल रिलेटेड, वो इंजीनियर तीनों बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन कर रहा है। तो जो इंजीनियर की पेमेंट है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आएगी, क्योंकि सभी लागत केंद्रों पर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है और उसका अलग से हर लागत केंद्र के लिए कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा। तो और उसका वेतन है वह सभी भवनों के लिए अप्रत्यक्ष मजदूरी है और इसे सभी भवनों में किसी उचित आधार पर बांट दिया जाएगा। तो जैसे हर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जितने पैसे दिए जाएंगे तो वो हर बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर बेसिस पे उसको पेमेंट किया जाएगा, उचित आधार पर पेमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्चे। तो मटेरियल और लेबर की तरह जो आपके अन्य खर्चे हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको भी दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्चे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो खर्चे किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा इकाई के लिए किया जाता है वह उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष खर्चा कहलाता है। जो पर्टिकुलर किसी कॉस्ट सेंटर के लिए या कॉस्ट यूनिट के लिए किया जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और जिन खर्चों का लाभ कई लागत केंद्रों अथवा इकाइयों को मिला है और इन खर्चों का सभी केंद्रों अथवा इकाइयों के लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, सभी केंद्रों अथवा इकाइयों के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए एक्सपेंसेस के अंडर आ गया, और जो पर्टिकुलर किसी निश्चित लागत केंद्र के लिए या किसी निश्चित लागत इकाई के लिए खर्चा किया जा रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ गया। ठीक है, इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। माना कोई 4 बिल्डिंग्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और चारों की डिज़ाइनिंग है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न आकृति के चारों बिल्डिंग्स हैं, तो चारों के मैप है वो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, उनका नक्शा अलग अलग होगा। माना बिल्डिंग ए के माना ए, बी, सी और डी 4 बिल्डिंग्स बन रही हैं और चारों के नक्शे की कीमत क्रमशः 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये और 25,000 रुपये हैं। तो ये जो खर्चा है ये हर बिल्डिंग के लिए एक निश्चित लागत केंद्र पर के लिए किया जा रहा है, तो ये उस पर्टिकुलर भवन के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, प्रत्यक्ष खर्चों के अंदर आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। माना चारों बिल्डिंग्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग सेम है। ठीक है, तो उनके लिए जो नक्शा है उनकी चारों बिल्डिंग्स की आकृति है, जो प्लॉट की आकृति है वो एक ही आकृति के बन रहे हैं, चारों मकान सेम बन रहे हैं। जैसे कि माना कोई क्वार्टर्स बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं जो, ठीक है,
तो 4 जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका सेम मैप है, सेम नक्शा है, तो सेम नक्शे की कीमत 2,000 रुपये। तो ये जो नक्शे की कीमत है 2,000 रुपये, वो चारों बिल्डिंग्स में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष खर्चों के अंदर आ गया। अब जो आपके अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, उपरिव्यय कहते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष लागत है, उपरिव्यय है, उसे भी निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कोस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कोस्ट। कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट को हम और भी कई नामों से जानते हैं। इसे हम वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कोस्ट, वर्क ऑन कोस्ट, वर्क इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब भी बोलते हैं। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में बेसिकली कौन से खर्चे होते हैं? अप्रत्यक्ष सामग्री लागत जो फैक्ट्री में खर्च हो रही है, कारखाना में खर्च होने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, कारखाने में खर्च होने वाली अप्रत्यक्ष मजदूरी, जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, वो सब एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट के अंदर आते हैं। अब ये खर्चे होते कहाँ हैं बेसिकली? जैसे वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री में माना कोई चौकीदार रखा है, गार्ड रखा है, तो उसकी जो पारिश्रमिक हो गई वो आ गई। वेजेस ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, जो लेबर काम कर रही है लेकिन वो कुछ देर रेस्ट कर रही है, उसका भी हम पेमेंट करते हैं, तो वो जो खाली समय का जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, श्रमिक कल्याण खर्चे, सैलरीज ऑफ फोरमैन, जो फोरमैन काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, सैलरीज ऑफ वर्क मैनेजर, रेंट, जो कारखाना हमने रेंट पे लिया है उसका, रिपेयरिंग का, इंश्योरेंस का, कारखाने का किराया, उसकी मरम्मत, बीमा और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, मूल्यह्रास, ये सब खर्चे हुए। ठीक है। लाइटनिंग फैसिलिटी ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रकाश की सुविधा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज देते हैं, वो खर्चे हो गए। पावर यूज़ हो रही है मशीन्स के लिए, उसके खर्चे। प्रिंटिंग, स्टेशनरी और टेलीफोन के एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर। ड्राइंग ऑफिस के एक्सपेंसेस, ड्राइंग ऑफिस की सैलरीज़, ये सब इंक्लूड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट के अंदर। जो खर्चे इनडायरेक्ट कोस्ट, जो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट के अंदर ये सब इंक्लूड हैं। अब फैक्ट्री में होने वाले खर्चों के अलावा जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं कुछ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कोस्ट के अंदर आते हैं, तो उसमें उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम ऑफिस कोस्ट भी बोलते हैं। ऑफिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट, ऑफिस ऑन कोस्ट, ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सब भी बोलते हैं हम इसे। और इसके अंदर कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं? सैलरी टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की जो सचिव है उसके वेतन, जनरल मैनेजर का वेतन, ऑफिस बिल्डिंग है उसका किराया, उसका रेंट, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सैलरी पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ऑफिस के अंदर जो काम कर रहा है उसकी सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस के इक्विपमेंट्स की, रिपेयरिंग के खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, ठीक है। और इसी तरह से जो ऑफिस के अंदर फर्नीचर यूज़ हो रहा है उसके रिपेयरिंग का खर्चा, उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा, ऑफिस में यूज़ होने वाले प्रिंटिंग, पोस्टेजेस, स्टेशनरी और टेलीफोन के खर्चे, डायरेक्टर की फ़ीस, तो ये सब खर्चे हैं जो ऑफिस कोस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपकी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कोस्ट, विक्रय एवं वितरण खर्चे। तो सेलिंग कोस्ट है, विक्रय वाले खर्चे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जो प्रोडक्ट के लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है अलग से, तो सेलिंग कोस्ट के अंदर वो सब खर्चे इंक्लूड होते हैं जो डिमांड को क्रिएट करने में, उसे इंक्रीज़ करने में और ऑर्डर रिसीव करने में किए जाते हैं। इन्हें हम बेसिकली मार्केटिंग के अंदर भी मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। जो सेलिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं या विक्रय लागत से रिलेटेड सेलिंग ओवरहेड कोस्ट या विक्रय लागत से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं हम उन्हें मार्केटिंग रिलेटेड खर्चे भी बोल सकते हैं।
इसके अंदर कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं? एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, आपको अपनी बाज़ार में अपनी मांग इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे इंक्लूड हो गए। सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर के खर्चे हो गए, जो ट्रैवलिंग एजेंट है, ट्रैवल कर रहा है जगह जगह आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करवाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करने के लिए, तो उसकी सैलरी इंक्लूड हो गई। रेंट ऑफ शोरूम्स के रेंट हो गए। आफ्टर सेल्स के बाद में जो सर्विसेज विक्रय सेवा पश्चात जो खर्चे होते हैं वो हो गए। सेल्स स्टॉक शॉर्टेजेस, विक्रय स्टॉक में अगर कमी है तो वो सब खर्चे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स एंड एस्टीमेट, टेंडर एस्टीमेट बनाने के खर्चे, तो ये सब सेल्स ओवरहेड के अंदर ये सब खर्चे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट, वितरण लागत अथवा उपरिव्यय। तो वितरण लागत अथवा उपरिव्यय के अंदर आपके कौन कौन से खर्चे आते हैं? इसमें वेयर हाउस के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। आप वितरण करवा रहे हैं, आप डिलीवरी करवा रहे हैं, तो डिलीवरी से रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस हो गए, डिलीवरी के लिए वैन चाहिए तो वैन की मरम्मत हो गई, उसके खर्चे हो गए, ठीक है। कैरियर्स आउटवर्ड, गाड़ी का खर्चा हो गया, ठीक है। सैलरी ऑफ डिस्पैच क्लर्क और लेबर्स, जो भी डिस्पैच करने वाला बाबू है, क्लर्क है, और मज़दूरों का जो वेतन है वो हो गए। पैकिंग मटेरियल्स का जो चार्जेस हैं वो हो गए, सामान की पैकिंग की, तो ये सब खर्चे हो गए वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो आपने देखा कि भाई अप्रत्यक्ष खर्चों के अंदर जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया है। सो थैंक यू।